6,500 कोटि का बजट, 7,000 कोटि का कर्ज है, कैसे चलने वाला है ये गोवा? तो इस पर आपको आपस में बहस कर दीजिए, कैसे हो गया ये 7,000 कोटि का कर्ज कैसे हो गया? तो जो पॉलिटिशियंस ने राज्य चलाया हुआ, उन्होंने कितनी बेजवाबदारी से राज्य चलाया कि बजट से ज्यादा कर्ज हो गया। तो इस पर से आपको सोचना चाहिए। इसी से आप शुरू करिए। ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि गोवा राज्य में आजादी के बाद से क्या ऐसा हुआ कि गोवा राज्य का बजट कर्ज से कम है, कर्जा राज्य के बजट से ज्यादा है। अब देखिए फिर इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। और आप जब ये समझ पाएंगे ना तो किसी को भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखो गोवा को ऐसे चलाया पॉलिटिशियंस ने कि राज्य का कर्ज बजट से राष्ट्रीय हो गया। तो फिर आपके दिमाग में विचार आएगा कि हम कैसे चलाएंगे गोवा। कल गोवा के लोग कहें अच्छा आपको जिम्मेदारी देते हैं, आप गोवा को चलाओ, तो आप कैसे चलाएंगे? तो आप उसकी तैयारी करिए कि कर्ज कम से कम होता जाए और बजट बढ़ता चला जाए। हमें क्या करेंगे गोवा कि हमारा कर्ज खत्म कर पाए गोवा, क्योंकि कर्ज तो कोई अच्छी बात नहीं होती। और मुझे जब समझ में आ गया कि ये सारा माइनिंग का खेल कर्जे के प्रेशर में ही हो रहा है, ज्यादा इतनी माइनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्ज बहुत है राज्य का, तो ब्याज भरना है राज्य को। ब्याज भरने के लिए पैसे चाहिए हो, वो पैसे सरकार के खजाने में नहीं, तो सरकार क्या सोच रही है, अगर लोन बेच के जितना पैसा मिले वो कर्जे के ब्याज में खर्च करो। अगर 7,000 कोटि का कर्ज है तो कम से कम ब्याज 1 से 1,500 कोटि का पक्का होगा, और 1 से 1,500 कोटि रुपए कहीं और से आने की संभावना नहीं है। इसलिए आयरन लोन बेचने का खेल चल रहा है। आयरन लोन में सेस खाली मिलता है, वो ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, वो सेस मिल रहा है, जहां से मिले होते हैं, और कोई रास्ता नहीं मिल रहा ना। अगर मान लो सेस में 10 कोटि ही मिलता है तो बहुत मामूली है 10 कोटि, लेकिन उनके लिए तो 10 कोटि भी बड़ी रकम है ना, दूसरा कोई सोर्स ही नहीं देता इनकम। इसलिए वो कैसीनो से पैसा लेना। हाँ बिल्कुल ले रहे हैं। जैसे अपने घर पे कर्ज हो जाता है ना, तो घर के कर्ज को चुकाने के लिए घर के बर्तन भांडे भी बेच देते हैं, होता है नहीं, दादी में बेच देते हैं, बर्तन भांडे बेच देते हैं, हमारे घर की सारी संपत्ति, हो सकता है घर भी बेच देते हैं, क्योंकि किसी तरह से कर्ज चुकाना है। तो गोवा सरकार भी यही कर रही है, जो कुछ गोवा के पास है सब क्योंकि जिसने कर्ज दिया है उसका प्रेशर होगा कि हम आप अगर इसमें होकर करें तो मैं आपको पहले से ही बता सकता हूं कि कर्ज देने वालों के प्रेशर में माइनिंग हो रही है। जिन्होंने कर्ज दिया होगा ना, जो आपको वर्ल्ड बैंक ने दिया होगा, IMF ने दिया होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया होगा, और हो सकता है बायलैटरल कहीं से दिया होगा सरकार ने, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दिया होगा। 4 तरह का कर्ज होगा। ये चारों कर्ज देने वाले प्रेशर डाल रहे होंगे कि हमको ये ले लो। IMF वर्ल्ड बैंक और ADB का तो जानता, उनकी नजर हमेशा रॉ मटेरियल पर रहती है। जिस तरह के वो कर्ज देते हैं वहीं से रॉ मटेरियल लेना शुरू कर देते हैं, और उन कंपनियों को रॉ मटेरियल दिलवाते हैं जिनको फिनिश प्रोडक्ट बनाने का काम करना। कल न्यूज पढ़ने को कोई बहुत तकलीफ हो गई, वो न्यूज पर बहुत घंटे से पूछता है कि गोवा की सारी प्रॉब्लम यहां से नहीं आती। अब इस प्रॉब्लम को अगर मान लीजिए हम सॉल्व करें, कोई हमें कहे कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो गोवा, सारे गोवा वाले आपको कहेंगे भारत स्वाभिमान को हम गोवा सौंप देंगे, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, क्या करेंगे? तो आपको कोई योजना बनानी पड़ेगी कि हम पहले 7,000 कोटि का कर्ज कैसे रिपेयर करें, और उस योजना के लिए 7,000 कोटि की इनकम लानी पड़ेगी।
और वो इनकम बिना माइनिंग के कैसे आए? माइनिंग करेंगे तो हम भी उसी रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पे पिछले पॉलिटिशियंस हैं। तो गोवा के लिए प्लान तैयार करिए, आप सब मिलकर करिए, ये आपका होम वर्क है, मैं थोड़ी उसमें मदद करूंगा। प्लान ये तैयार करिए कि भारत स्वाभिमान के हाथ में अगर कल गोवा आता है तो हम 7,000 कोटी रुपए कहां से लाएंगे ताकि गोवा को कर्ज मुक्त करें। सबसे पहला स्टेप ये करना, और एक बार गोवा कर्ज मुक्त हुआ तो फिर तो बहुत सारे टेंशन खत्म हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करें इस एक्सरसाइज। अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि गोवा में क्या क्या इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। मुझे सबसे बड़ा सोर्स जो दिखाई देता है गोवा में इनकम का, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्षेत्रीय खेती, क्योंकि गोवा की जमीन उसके लिए बहुत अनुकूल है, यहाँ पानी भी बहुत अनुकूल है, हवा भी बहुत अच्छी है और बारिश खूब अच्छे से होती है। खूब अच्छे से बारिश होती है, टॉलरेंशियल रेन है तो पानी बहुत अच्छा, हवा हर समय चलती है। कभी भी गोवा में मैंने महसूस नहीं किया कि हवा नहीं चल रही। मैंने जो देखा महसूस किया कि टेम्परेचर बहुत जास्ती होता है तो हवा और तेज चलती है। हवा आपके पास है, सूर्य का प्रकाश भरपूर है और माटी आपकी सबसे अच्छी है। तो ये 4 सोर्सेज जो आपके पास है, इसको ध्यान में रखकर सारे गोवा के क्षेत्रीय नागरिकों को इस काम में लगा दिया जाए। ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, कुछ भी उत्पन्न करो ऑर्गेनिक, उसकी बिक्री से आप 7,000 कोटी कमा सकते हैं। आप सबसे ज्यादा बिक्री कर सकते हैं आम की, और सारी दुनिया को आम चाहिए, मालूम है? आम का टेस्ट पूरी दुनिया को लगा हुआ है, लेकिन आम की पैदावार दुनिया के पूरे ही देशों में, अफ्रीका में और भारत में। अफ्रीका का आम किसी को पसंद नहीं आता क्योंकि टेस्ट नहीं, गोवा का आम सबको पसंद आता है, पूरी दुनिया को पसंद आता है। तो हम आम पर कंसंट्रेट करें, मैंगो। दूसरा कंसंट्रेशन फलों पे हो सकता है क्योंकि गोवा में बायोडाइवर्सिटी बहुत है, तो जहां बायोडाइवर्सिटी अच्छी है वहां फलों का उत्पादन सबसे अच्छा है। तो आम के अलावा जैसे अनार है, जैसे केला है, जैसे और बहुत सारे फल हैं, उन पर कंसंट्रेट करें। उसके बाद धान तो है, चावल तो है, उसके अलावा दाल वगैरह जितनी है, तो ऐसी लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट तैयार करिए कि गोवा के क्षेत्र में क्या क्या होता है। मेरा इतना मानना है कि 2,000 से ज्यादा चीजें यहाँ हो सकती है, अनुमान से कहेगा क्षेत्र, और वो 2,000 चीजें अगर 100% ऑर्गेनिक होने लगे तो पूरी दुनिया का बाजार हमारे लिए खुला है। गोवा की इनकम यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। केवल रास्ता है गोवा की इनकम बढ़ाने का, यहाँ गोवा के लोगों के हाथ में कारीगरी को होता है, क्योंकि इतना समय देखता हूं ना घूमते घूमते, कोई काम कर रहा है तो कोई काम कर रहा है, हेड ही लोग कितना सफल बना है, हाथ से ही सब करते हैं। तो ये जो हाथ कारीगरी होती है ना, ये बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी भी राष्ट्र की। तो गोवा के पास दूसरा जो बड़ा सोर्स है इनकम का, वो हाथ कारीगरी है। यहाँ कितने सुंदर कलर में देखा, चीनी मिट्टी के बर्तन निकल रहे थे लोग बनाने के लिए, मूर्तियां बनाते हैं, टोपी बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। अगर आपको ढूंढना करोगे सैकड़ों चीजें लोग हाथ से बनाते हैं। तो उस पर हम जो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, वहां से इनकम बहुत हो सकती है बिना कुछ भी यूज किए। ऐसे तो इनकम माइनिंग से भी हो गई, लेकिन इसमें तो यूज ज्यादा कर रहे हैं, इनकम तो कम हो गई। हमें ऐसे क्षेत्रों को ध्यान देना पड़ेगा जहां इनकम ज्यादा हो और हम कुछ भी यूज ना करें। हाथ कारीगरी में कुछ यूज नहीं करना, तो हाथ कारीगरी का काम गोवा में
फार्मिंग का काम गोवा में बहुत बड़ी इनकम दे सकता है। और तीसरी जो इनकम हो गोवा में, वो हम ये देखें कि परंपरा में ऐसी क्या चीजें हैं गोवा के पास जो सारी दुनिया में नहीं है। क्या ऐसी चीजें हैं गोवा? कुछ तो ऐसी चीजें मिलेगी जो दुनिया में कहीं नहीं सारी गोवा में। ऐसी चीजों को अगर आप लिस्ट करें और उस पर ध्यान देना शुरू करें तो वो इनकम का बहुत बड़ा स्रोत है। मैंने कल चावल खाए शाम के लिए करना है, उनके घर चावल, वो जो क्वालिटी मैंने देखी चावल की वो दुनिया में शायद कहीं ना मिले। वो चावल के टेस्ट से मेरे समझ में आ गया कि इस चावल में विटामिन ए भरपूर है। खाते ही मुझे समझ में आया। अब विटामिन ए का चावल तो दुनिया में मिलता ही नहीं। चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। यहाँ के चावल में विटामिन ए है। ये जो सारी दुनिया में प्रीमियम चावल है हमसे कर सकते हैं। बस उसमें ध्यान इतना देना है कि उसको ऑर्गेनिक तरीके से पैदा करें और उसका वो छिलका का होता है, उसको पॉलिश करना है। अनपॉलिश होगा सारी दुनिया में वो 150-200 रुपए किलो मिल सकता है। पूरे गोवा राज्य का बजट कोई बना सकता है, क्योंकि आपको बताइए दुनिया की 80% लोकसंख्या राइस ईटर, 80% लोकसंख्या दुनिया में चावल खाती है। गेहूं नहीं खाती, गेहूं तो बहुत लंबी चीज है। 80% दुनिया चावल खाती है और आपके पास विटामिन वाला चावल है, ये गोवा में एक्सक्लूसिव होगा। ये शायद नहीं और मिलेगा क्योंकि ये यहाँ के पर्यावरण का उत्पन्न है। ऐसी कुछ चीजें मिलेगी गोवा में, आप ध्यान देना शुरू करो तो मुझे जो एक चीज दिखाई देगी क्योंकि मैं तो बाहर से आया, आप तो यही रहते हैं, आपको तो ऐसी 100 चीजें दिखाई देंगी गोवा। इन चीजों पे आकार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जंगल से पैदा होने वाला जो भी कुछ है वो सब आपकी संपत्ति है। उसी को केंद्र कर हम कोई प्लान करें तो 7,000 कोटी रुपए तो एक साल में कमाना मामूली बात है। हम तो एक साल में गोवा में लोन फ्री कर सकते हैं, गैस फ्री कर सकते हैं। प्लान करिए और प्लानिंग यहां से शुरू करिए कि गोवा राज्य का अंदाज पत्रक 6,500 कोटी का और गोवा का कर्जा 7,000 कोटी का। टाइटल यही होगा। और ये बात बताइए कि भारत के सभी राजकीय पक्षों ने गोवा पर राज किया, कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी किया और बाकी सबने उनमें कोलिशन पार्टनरशिप की है। उसका अंतिम परिणाम ये है कि 7,000 कोटी का कर्जा है, 6,500 कोटी का बजट है। ये तो शर्म की बात है। गोवा के सभी पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग मनोहर पर्रिकर, मैं कभी मिलूंगा मनोहर पर्रिकर को तो यही सवाल पूछूंगा, आपने क्या किया इससे? और ये ब्रेक करते हैं, ये कांग्रेस ने कर दिया, ये भाजपा ने कर दिया, तो उनको चांस मिला तो उनको नहीं ठीक करना। मिलजुल कर खाते। हाँ, तो ये जो हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया। कल का न्यूज पेपर पढ़ के दिल बहुत दुखी था मेरा, लेकिन मैंने ये भी सोचना शुरू किया कि भारत स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा ये चांस थी। आप एक ग्लोबल बजट बनाइए गोवा, भारत स्वाभिमान का बजट बनाइए गोवा, कि भारत स्वाभिमान अगर कल गोवा को चलाएगा तो कैसे 7,000 कोटी की आमदनी हम करेंगे और 1 वर्ष में ही गोवा को लोन फ्री करेंगे, या 2 वर्ष में करेंगे, या 3 वर्ष में करेंगे। ठीक है, यहां से होमवर्क शुरू करें और ध्यान करिएगा इस होमवर्क को आप करिए, एक्सपर्ट्स के पास मत जाइए क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करे। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, मैं बहुत खराब शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। अभी मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं। 2 दिन पहले मैं 2 दिन नहीं 30 तारीख को मैं सुबह दिल्ली में था, फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गोवा आना था।
तो एक घंटे का टाइम था, तो मैं बैठा हुआ था, मेरे पास में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए, भारत के बहुत बड़े एक्सपर्ट, वो कई सरकार में फाइनेंशियल एडवाइजर बैठे। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि आपने कांग्रेस सरकार में भी काम किया, आपने बीजेपी सरकार में भी काम किया, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी की दूसरी आइडियोलॉजी। उन्होंने कहा हम एक्सपर्ट्स को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप कैसे करते हैं? उन्होंने कहा हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बाद में लेते हैं, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं सरकार क्या चाहती है। ध्यान से सुनना है। ये कहते हैं कि हम पहले पता करते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या चाहता है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या चाहता है, उससे पूछते हैं तो आपको क्या चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर कहता है ये चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर कहता है ये चाहिए, तो कहते हैं हम उसी को बढ़िया सिद्धांत में पेश करके दे देते हैं। ये है एक्सपर्ट ओपिनियन। ये कुछ उसी तरह का काम है जैसे रशियाने करती है। हाँ, अपने शरीर को अच्छे से सजा लगा के किसी के भी सामने पेश करते हैं। ये एक्सपर्ट जो है रशियाओं जैसे इतना खराब शब्द में उनके इस्तेमाल, इसलिए आप होमवर्क करने के लिए एक्सपर्ट्स के पास तक जाइएगा, कंफ्यूज करेगा, अपना दिमाग लगा के। और आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए? आप गोवा का अंदाज पकड़ के मिल जाएगा असेंबली में, डॉक्यूमेंट, ठीक है? अंदाज पकड़ के पता चलेगा इनकम के सोर्सेज क्या है, खर्चा करना होगा। 30 लाख रुपया सिक्योरिटी पे ठीक जो भी है, तो अंदाज पकड़ के लेके गोवा उसको देखिए, उसमें एक्सपेंडिचर कहाँ करना होगा और इनकम कहाँ से आ रही है, फिर अपना नया अंदाज पकड़ चलेगा कि भारत स्वाभिमान का ये अंदाज पकड़ है गोवा के, और फिर वो गोवा के सामने लोगों को पेश करिए। फिर देखिए आपकी जो विजय पताका एक बार में आ जाएगी, पूरा गोवा आपको प्राप्त कर देगा। चलो अब आपकी समान हमने सबको देखा, इस तरह के काम करते हैं। तो आप जब करेंगे तो इसमें अभ्यास भी होगा आपका, ठीक है? दृष्टि बनेगी, आपकी नजर जानी चाहिए। जो हमारे पॉलिटिशियंस को दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको देखना चाहिए। और भारत स्वाभिमान की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये है कि ये जो प्रकृति है, ये जो सारी प्रकृति है ना, वो मां है। भारत स्वाभिमान का ये नीति है, प्रकृति है ना मां है, तो उसके साथ मां जैसा व्यवहार करना आई होगा। आई का दूध तो पीते हैं, खून नहीं पीते। आई का दूध पिए तो ताकत आती है, खून पिए तो आप भी मरोगे, आई भी मरोगे। तो गोवा की पूरी प्रकृति जो है ना वो आई है। अब आई के साथ जो व्यवहार करते हैं वो गोवा के साथ करना है, बस सीधी सी बात है। पॉलिसी हमारी फिक्स हो गई, इसके साथ हम डेविएशन नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। भारत स्वाभिमान बनाएगा पॉलिसी और आप बनाएंगे अंदाज पत्रक। पॉलिसी हम बनाएंगे, अंदाज पत्रक आप बनाएंगे, हम अंदाज पत्रक नहीं बनाएंगे, हम पॉलिसी करेंगे। और पॉलिसी तय है भारत स्वाभिमान की, ये जो पूरी प्रकृति है, पूरा ब्रह्मांड है, जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, ये वो आई है। और इसके साथ वही व्यवहार करना है तो आई के साथ करना है। तो माई नहीं करना है, नहीं करना है तो इसमें से फिक्स हो, करना है तो कितना करना है इसमें से फिक्स। ठीक है? तो अच्छा होगा कि प्रश्न आपने किया, अब होमवर्क आपको दे दिया। अब थोड़े दिन में फोन कर करके पूछूंगा क्या होगा, अंदाज पत्रक करना और वो आप सबको मिलकर करना है। आप एक छोटा सा समूह बना लो, 3-4 लोगों का, पहले सारी बातें इकट्ठे कर लो, बजट दे लो, अंदाज पत्रक दे लो, और पिछले 8-10 साल के बजट पेपर दे लो। एक साल में बात नहीं समझना है कि 8-10 साल के बजट पेपर ले लो, असेंबली में आराम से मिल जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा,
उसकी फोटोकॉपी करा लो, अगर ओरिजिनल नहीं मिलता है और काम शुरू करो। और मैं करता हूँ उम्मीद की 3-4 महीने में आपका अंदाज पत्र बन जाना चाहिए। पॉलिसी फिक्स है, आई है ये सारा पर्यावरण, बस अब आई के साथ ऐसा करके वैसा हम अंदाज पत्र करें। हम शोषण नहीं कर सकते आई का, दूध पीते आई का, रक्त नहीं पीते, खून नहीं, और आई का दूध भी हर समय नहीं पीते, थोड़े दिन पीते, फिर हर समय आई के दूध की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद ऐसा कुछ करने लगते हैं कि वो हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये जो कुछ भी प्रकृति ने हमें दुआ में दिया है, हर समय यूज करने के लिए नहीं दिया है। थोड़े दिन हम यूज करेंगे इसको, जैसे आई का दूध पीते हैं थोड़े दिन, फिर तो हमारे पाँव को चलने लायक हो जाएंगे, तो फिर इसका भी यूज नहीं करना, फिर कुछ और रास्ते निकालें। जी हाँ, मुझे मैं कोशिश नहीं कर सकता। 20-25 वर्षां पहिली विषय म्हणजे थोड़ा तेज करें। 20-25 वर्षां पहिली 20-25 वर्षां पहिली वो विषय मध्ये तकले नाही आणि आम्ही सुरुवात केली पंडितजी म्युनिसिपॅलिटी काय असतात त्याचा रिपोर्ट घेतला बजेट आणि ते घेऊन माझा एक फ्रेंड असा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स सेंट जेवियर्स कॉलेज ताजेकडे आम्ही गेलो आणि ताका सांगले हाचे एनालिसीस कर आणि पयसो येता खंयच्यान आनी वता खंय हे दोन्ही गोष्टी म्हाका खबर ना ह्यो मातशें स्टडी कर आनी म्हाका रिपोर्ट दी 8-10 दीस लागतले म्हणून पण तो विचार म्हणजे कितें आयलो कसो तर हांवें सांगलें चलना ते बरोबर सोडूंक ना वो फक्त कुंभमेळा दिसता पळयल्या हांगा व्हड काय ना विचार करणारो कोण ना फक्त गाड वांगळे वता तशे लोक फाटल्यान चल्ले ना हांव जस्ट विचार करता ते खंय पर्यंत पावतलें म्हजे म्हणजे हांव कितें एकटो मनीस तें करूंक शकता तें पळोवया बाकीचे लोक कित्याक तुमचें एविडन्स जें आसा तें म्हाका ना शिकल आसा म्हणटकच तो रिपोर्ट काडलो तो म्युनिसिपालिटी दिनाशिल्ली आनी ताका पयशे दिता झेरॉक्स काडून दी म्हाका ती घेतली आनी म्हापशां गेलो आनी प्रोफेसराक सांगलें की मातशी करून दी म्हाका रिपोर्ट तो म्हाका विचारलो तुजे तकलेन हो विशय कितें तर ताका हांवें सांगलें की हें चलना तो बरोबर करूंक ना आनी म्हाका दिसता असोच हात जावपाचो ना ताणें ती 8 दिसां भितर अशें नॉर्मली कोण करना 8 दिसांनी जेवण ताणें 80 दीस तुका मेळत ना ताणें 8 दिसांनी तें केलें रिपोर्ट रेडी दवरलो ताका आमी तो म्हणलो बस हांव एक्सप्लेन करता म्हाका मागीर कांय एक्सप्लेन करपाची गरज ना फुडें म्हाका आनीक खूब गोश्टी करपाच्यो आसा तूं म्हाका हेल्प कर बुद्धी दिवप वेगळी आनी हेल्प करप वेगळें म्हाका हेल्प जाय म्हाका बुद्धी नाका तर तो म्हणलो बरें आसा आमी टीव्ही पुरा मोगान भाड्याक घेतलो एका दिसाच्या आनी त्या प्रोफेसराक सांगलें तूं यो आमी सवाय मागोवया 30 लोक आयले 30 लोक आमच्या सारक्या लोकांक येवप खूब जाय म्हाका 3 येवपाक मेळ्ळे 30 लोक आयले आनी तातूंत प्रोफेसर जाले कॉलेजीचे जर्नलिस्ट आशिल्ले इंजिनियर्स आशिल्ले सगळे एज्युकेटेड लोक आनी प्रोफेसराक सांगलें तूं आमच्या मुखार तुजी फायंडिंग्स मांड एक्सप्लेन कर आमी ताका इंट्रोड्यूस केलो प्रोफेसराक आनी ताणें डिस्कस करपाक सुरवात केली बजेट तातूंत पयसो खंय येता मजेची गोश्ट म्हणजे अशी 1 लाख घर आसता तळमळ जाय तर ताका जो टॅक्स वर्साक 100 रुपया आसा तो 6 मजली जातकच 50 रुपया जाता 100 रुपयाचो 50 रुपया एकच सांगता उदाहरण म्हणजे पयसो खंय वता कोण वता ताका कावंट ना कांय ना सगळे अंदाजून अश्यो अनेक गोश्टी आहेत तर जर्नलिस्ट आले ती सांगता म्हणून की हाजेर केन्ना थंय जावना म्हणटकच त्या प्रमाणे तांचे पब्लीश केले फूल पेज त्या बरोबर खूब जजीस सुद्दां एडवोकेट आयले आनी आमकां खबर ना म्हणल्यार लोकशाही म्हणजे ती अशी जावपाक जाय लोकशाही म्हणजे जिंदाबाद करपाचें न्ही ही लोकशाही म्हणटकच ताजे नंतर हांवें कितें केलें प्रश्न सजेशन समस्या
एकच पॉईंटाचेर होता की ह्या आमी सुरवात केली कॉलेजांतल्या प्रत्येक म्युन्सिपालिटी पदाक जाले एनालिसीस करपाचो आनी दुसरें विलेजींनी पंचायत पळय आसा थंय आनी हे सगळे रिपोर्ट म्हजे कडेन आसा हांगच्यान सुरवात करपाक जाता बजेटाची. ठीक है, अब भारत पार्लियामेंट का गोवा अंदाजपत्रक बनाना है. वो गोवा अंदाजपत्रक दूसरे राजकीय पक्षों से भिन्न काम है, ये लोगों को दिखाना है. ये काम आपको करना है और ये सीरियसली करना है. और इस काम में सब लोगों को मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना है. एक टीम बनाइए जो पिछले 10-20 साल के अंदाजपत्रों को इकट्ठा करे. वो आप दोनों स्तर पर कर दीजिए. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अंदाजपत्रक, राज्य के लिए अंदाजपत्रक 20 साल के, उसका डिटेल स्टडी करके उसमें स्टडी यही करना है इनकम कहाँ हो रही है, खर्चा कहाँ हो रहा है. फिर हमारा अंदाजपत्रक हमें बनाना है कि हम इनकम को 7,000 करोड़ रुपए कैसे बढ़ाएं ताकि वो 7,000 करोड़ रुपए गोवा राज्य का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाए और फिर इनकम हमारी सरप्लस हो जाए. और ध्यान रखना प्रगति को छेड़छाड़ ना करते हुए माइनिंग को स्टॉप कर दें. कल वो माने सारे गोवा के लोगों की ये भावना है कि माइनिंग ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई है, इसको स्टॉप कर देना है. मान लो हमने स्टॉप कर दिया, 20 साल माइनिंग नहीं करेंगे, 50 साल माइनिंग नहीं करेंगे, फिर भी गोवा को 7,000 करोड़ की इनकम कैसे आए. ये हमें एक्सरसाइज करनी है, अपना दिमाग लगाना. मुझे कल और एक दुख हुआ जब मैंने पढ़ा था न्यूज पेपर में कि पंजीम भारत का हाईएस्ट टैक्स सिटी है इनकम के हिसाब से. हर आमदनी पर जो टैक्स करता है ना वो भारत में सबसे ज्यादा पंजीम है. तो जब सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला पंजीम है राज्य और केंद्र व्यक्ति के हिसाब से और आमदनी के हिसाब से, तो यहाँ 7,000 करोड़ का बजट क्यों होना चाहिए. इसका मतलब अटल फेलियर है. अटल फेलियर इतना बड़ा फेलियर तो भारत में झारखंड का भी नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश झारखंड के बजट से जास्ती कर रही है और यहाँ हो गया है. इसका मतलब तो बहुत सीरियस है. ये एक बिंदु पूरे गोवा में आपको स्थापित करा देगा. मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कर रहा हूँ. अकेला एक अंदाजपत्रक पूरे गोवा में आपको स्थापित करा, सारे गोवा को पता चल जाएगा भारत स्वाभिमान क्या करना चाहता है. और लोग आपको जिम्मेदारी दे देंगे क्योंकि लोग को इंतजार में ही बैठे हुए हैं शायद, वो आपको जिम्मेदारी दे देंगे. बस इसमें आपको थोड़ा सीरियसली रह जाना है. एक टाइम स्केल फिक्स कर दीजिए. 3 महीने में हम तैयार कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, कितने दिन में? 1 महीना तो हमें 1 महीना तो आपको चला जाएगा. चलो ठीक है, 3 महीने का फिक्स करें. आज जो है ना अप्रैल हो गया तो मई जून जुलाई में हमारा अंदाजपत्रक आना चाहिए और वो अंदाजपत्रक बाकायदा डिटेल बहस होना चाहिए गोवा के लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में, लोगों के बीच में. और इसकी बहस अंत में वहां पहुंचनी चाहिए कि लोग खुद से कहने लगे. बहुत अच्छा होगा जब लोग कहें कि आप गोवा को चलो. आप मत कहें, लोग कहेंगे आप गोवा को चलो, क्योंकि इतना अच्छा अंदाजपत्र तो किसी ने नहीं बनाया आज तक गोवा में, तो आपने बनाया. तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी असेट होगी, बहुत बड़ी संपत्ति. और इसमें आपका अभ्यास बहुत होगा और उस अभ्यास को इकट्ठा करने के लिए आपको रास्ते जो मिलेंगे वो रास्ते आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बनेंगे. यहां से हम शुरुआत, ठीक है. एक चीज अच्छे से तय हो गई. आप बजट पेपर देखिए, सब लोगों को उसकी माहिती दे दीजिए. फिर लोगों से कहिए अपना अपना लिख के दो, सबसे सजेशन दे दीजिए लिखित हो और वो सजेशन को इकट्ठा करके फिर पूल करिए और फिर बनाना शुरू करें. बजट बनाइए. जब कोई बन जाएगा तब एक्सपर्ट को लेंगे कि आप इसको क्रिटिसाइज करें. हाँ, एक्सपर्ट से बजट नहीं बनना है, बजट हम लगाएंगे, क्रिटिसिज्म करें वो हमारा.
वो कहेंगे ये गलत है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है। ठीक है, जो गलत होगा खराब होगा उसको चेंज करेंगे, ही चेंज करेंगे, और जो अच्छा है उसको पकड़ देंगे। हाँ, पैसे भी करने हैं और वो कितने हैं थोड़ा हमको मांगे। ये बात होने के लिए मामले में बना किया। अभी हम किसी के नाम नहीं बोल सकते और किसी के पैसे हैं जिनमें वो नहीं बता सकते, और इसका दो बड़ा कारण है। पहला बड़ा कारण है कि इससे देश को नुकसान होगा, और दूसरा बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में केस इस समय पेंडिंग है, तो हम नाम कोई नहीं सकते। अभी तो नाम कोई का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा तब हम करेंगे। तो अभी तो सभी के नाम बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट मदद करेगा। तो थोड़े दिन आपको धीरज रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। थोड़े दिन के इंतजार के बाद आपको पता चलेगा। हमने तो 80,000 पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स को पता कर लिया है, 80,000, और हमें ये भी अंदाजा हो गया है कि किसका कितना है। और थोड़े दिन में जरूरत पड़ेगी तो आस्था चैनल में जैसे स्क्रोलिंग चल रहा है ना, वैसे चलेगा। इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, जैसे आस्था में चलता रहता है। 12 साल के पदाधिकारियों के फोन नंबर ऐसे राउंड का क्लब चलाएंगे। वो लेकिन समय आएगा। वो समय कब आएगा? जब सुप्रीम कोर्ट में हम अपने मुकदमे को सफल नहीं करा पाएंगे तब। अभी तो हमारी ऐसी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा काम कर दे, और सुप्रीम कोर्ट जब जाहिर करेगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा। उसकी प्रामाणिकता होगी, उसकी वैधानिकता होगी, उसकी लीगैलिटी होगी। हम जाहिर करेंगे तो लोग कहेंगे तो कब मार रहे। आपको बहुत हंसी आएगी एक बहस सुनकर। अभी ये ऑफ करो, थोड़ी देर के लिए कहना, उसको करने में कामयाब नहीं होगा तब। और हम ये करेंगे, दुनिया की सारी नामी संस्थाओं से नाम जारी कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम जारी करेगा, टैक्स जस्टिस नेटवर्क नाम जारी करेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम जारी करेगा। ये सब करेंगे, हम तो पीछे से रहेगा। कई जगह तो आपने जो बजट के बारे में आप पूछे, तो मैंने तो कम से कम 20 बजट लिखे जो गवर्नमेंट ने बताया वो क्या अखबार दिया है, तो मैंने 20 बजट देखा है। तो अभी जो बजट पेश हुआ था विधानसभा में, गवर्नमेंट ने थोड़ी चालबाजी की, तो इसमें आपने कल अखबार में पढ़ा होगा जी 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, हर 12 में कर्ज देने वाला है। उसके माथे पर आज 4,67,000 ये कर्जा है। और गवर्नमेंट जो बजट पेश करते हैं वो हर बार पॉपुलर बजट पेश करना चाहते हैं ताकि वो लोगों के फेस न कर सके। तो अभी हमारी टेंडेंसी की लोगों के ऐसे हो गई कि हर फैक्ट्री को टैक्स नहीं होना चाहिए। हमको फेरीबोट भी फ्री मांगते हैं, बस का टिकट अभी देखो बाहर के राज्य में भी बढ़ गया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक पैसा भी मिल सके। पानी का जो बिल है वो भी हम नहीं चाहते कि 5 पैसा भी कर सके। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई, ये हमारे गोवा में है और बहुत कम रेट है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो बढ़ सके। तो आपने जो फंडिंग के बारे में बोला कि टैक्स बहुत ज्यादा है, तो वो क्या बोलते हैं, वो बड़ा लोग एक बहुत छोटा है, एरिया छोटी है, उसमें क्या होता है बिजनेस से थोड़ा ज्यादा है, बिजनेस है, माइनिंग है, और इसके लिए इनका जो इनकम है वो कॉमन लोगों के साथ वो बंटवारा करते हैं। इसलिए लोग क्या बोलते हैं उसको जीडीपी वो हाईएस्ट दिखाई पड़ता है, टैक्स भी हाईएस्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारा जो टैक्स है गवर्नमेंट में बहुत कम है, लेकिन हम नहीं जानना चाहते कि वो टैक्स बढ़ा सकते हैं। तो हमारी टेंडेंसी ये हो गई है कि टैक्स हमको नहीं चाहिए। तो अभी 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। मिनिस्टर के ऊपर हमारे मिनिस्टर ने 12 मंत्री हैं और जो 4 मंत्री है वो
डायरेक्ट मिनिस्ट्री नहीं दिखा देते, क्योंकि उसको मिनिस्ट्री का स्टेटस दिया है। ऐसे 4 आदमी है तो उनके ऊपर हर वर्ष 49 करोड़ रुपये खर्चा है इनके ऊपर। और गवर्नमेंट ने जो कर्जा दिया है मिनिस्ट्री वाला वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा है, 1200 करोड़ तक होता है। लेकिन बजट में उन्होंने नहीं लिखा है कि कर्जा कितना है, तो उनका कर्जा कितना है वो 5743 करोड़, 5643 करोड़। तो इतना ऐसा है कि गवर्नमेंट बढ़ाना नहीं चाहती तो टैक्स, तो लोगों की टेंडेंसी कैसे बदल सकते हैं, जो आप बता सकते हैं। और विशेष रूप से गोवा के नागरिकों के बारे में आपका कहना है कि टैक्स भरने की टेंडेंसी नहीं है। सारे देश के नागरिकों के बारे में ये कहा जा सकता है कि टैक्स भरने की टेंडेंसी कम है या टैक्स हम लेना नहीं चाहते हैं और सुविधाएं ज्यादा लेना चाहते हैं। हमारे भारत के लोगों में टैक्स भरने की टेंडेंसी नहीं है, ये बात गलत है ना, क्योंकि भारत के लोग कई तरह के टैक्स अपनी जिंदगी में देते हैं जिनको हम टैक्स नहीं कहते। जैसे हम अगर ये कैलकुलेशन करें कि गोवा में कितने ऐसे मंदिर हैं जो पब्लिक डोनेशन से चल रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कोई तरह का टैक्स भी लोग पे कर रहे हैं, लेकिन वो वॉलंटरी कर रहे हैं। कितने ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं गोवा में जो लोगों की मदद से चल रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा वो टैक्स नहीं है एक तरह का, लेकिन वॉलंटरी है। और कितने ऐसे दूसरे काम हैं गोवा में जो लोग अपने पैसे से कर रहे हैं जिनको गवर्नमेंट नहीं कर पाती, तो हमें समझ में आएगा कि वो एक तरह का टैक्स ही है, लेकिन वॉलंटरी है। हमारे भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक हैं, और हमारी जो यूनिकनेस है वो ये कि हम वॉलंटरी बहुत कुछ करते हैं, प्रेशर में कुछ नहीं करते। हम अपनी इच्छा से कारगिल वॉर हुआ तो एक दिन में 480 करोड़ रुपए दान कर सकते हैं कारगिल वॉर के सैनिकों को। शायद टैक्स में हम 480 करोड़ नहीं देते। हमारी कभी इच्छा हुई गुजरात में भूकंप आया, या हमारी इच्छा हो उड़ीसा में बाढ़ आया, पिछले बार बिहार में बाढ़ आया, सारे देश में वॉलंटरी डोनेशन दिया, सारे वो टैक्स में हम नहीं देते। तो हम भारत के लोग, हमारी जो मान्यता है वो ये है कि किसी के आदेश पर और किसी के दबाव में हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा मन करेगा तो उससे जास्ती करेंगे। मैंने कैलकुलेशन किया था कि थोड़े दिन पहले मुंबई शहर में एक दिन में 8 कोटी रुपए का डोनेशन होता है। एक दिन में 8 कोटी रुपए। अब एक दिन में 8 कोटी रुपए का डोनेशन है तो एक साल में 365 मल्टीप्लाइड बाई 8 कोटी। ये मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट से जाती है डोनेशन। और ये डोनेशन वो कैलकुलेशन मैंने किया था जो मंदिर में होता है, और भिखारियों को लोग जो डोनेट करते हैं वो तो अलग। तो हम ये समझने की कोशिश करें कि जिस देश के लोग वॉलंटरी डोनेट करने की ताकत रखते हैं या इच्छा रखते हैं, उनको जास्ती टैक्स देना बहुत अच्छा लगता है। और लोग सरकार को टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं, 1% भरोसा नहीं। और मंदिर में डोनेशन क्यों देते हैं? मंदिर पर विश्वास है। तिरुपति बालाजी मंदिर में जाइए, थाउजेंड्स ऑफ मीट्रिक टन गोल्ड का डोनेशन हर साल होता है। वही लोग इनकम टैक्स की चोरी भी करते हैं जो गोल्ड डोनेट करते हैं तिरुपति बालाजी। उनको जब मैं पूछता हूँ कि आप तिरुपति बालाजी क्यों डोनेट कर रहे हैं, यही पैसा सरकार को टैक्स में क्यों नहीं देते, तो उन्हें सरकार पर हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे का वो क्या करने वाले हैं ये हमें ही भरोसा नहीं। वो हो सकता है अपनी सुख सुविधाओं पे खर्चा करें, हो सकता है अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करें, हो सकता है अपने लिए बिल में सारा पैसा एडजस्ट करें, या विदेशों में इलाज कराने पे खर्च करें। और ये हमारे पॉलिटिशियंस बार बार प्रूव करते हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड हैं। अपना डीए, अपना एचआरए, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुविधाओं पे सबसे ज्यादा खर्च जो आप खुद ही कर रहे हैं 49 करोड़ से 50 करोड़, और लोगों की सुविधाओं को नजरअंदाज करें। तो लोगों का सरकार से विश्वास नहीं है,
इसलिए लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए इस देश में टैक्स चोरी होती है और ब्लैक मनी जनरेट होती है। और हमारे देश में ब्लैक मनी का जनरेशन टोटल टैक्स कलेक्शन से करीब होना चाहता है। अगर मैं गोवा की बात ना करूं, पूरे देश की बात करूं, तो एक साल में भारत सरकार को जो टैक्स मिलता है 7.5 लाख करोड़ रुपीज है, और एक साल में जो ब्लैक मनी जनरेट होता है वो 35 लाख करोड़ रुपीज, 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और सिस्टम को करेक्ट करने की जरूरत है। लोगों में प्रॉब्लम नहीं, लोगों को जो ब्लैक मनी में जनरेशन कर रहे हैं उसको खर्च करते ही, मंदिर में देते हैं, दावत करते हैं, खाना खिलाते हैं, भिखारियों को देते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, सब कामों में लोग तो खर्चा कर ही रहे हैं। सरकार है कि सही जगह खर्च नहीं करती, इसलिए लोगों को सरकार पे भरोसा है। तो प्रॉब्लम हमारे देश में जो है ना, वो सरकार के भरोसे की है। अभी तक 63 साल आजादी के बाद सरकार लोगों का भरोसा नहीं जीत पाई, और यही कारण है कि सरकार को कभी भी पूरे वोट नहीं मिलते। आपको मालूम है 50% लोग वोट करने ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है पॉलिटिशियंस पे। और टोटल 50% जो वोटिंग होता है उसमें 48 राजनीतिक पक्षों में डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, और किसी को भी 15-20% वोट मिले वो सरकार बना देता है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 50% से ज्यादा वोट अगर है तब तो आप डेमोक्रेटिक होने का दावा कर सकते हैं। यहाँ तो 50%, 10% वोट में सरकार, मतलब देखिए सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं है, पार्टीज पर लोगों को भरोसा नहीं है। उनकी कोई मजबूरी है जिसके चलते वो थोड़ा बहुत वोट दे देते हैं, अदरवाइज कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। अगर ये कॉन्फिडेंस हम बना सकते हैं तो लोग को जो मंदिरों में डोनेट करते हैं वो सारा गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो इनकम है उस इनकम का एक बड़ा हिस्सा तिरुपति बालाजी मंदिर से आता है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को इस बात को कहने में शर्म आती है कि जब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को डेफिसिट हुआ है बजट में, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर से पैसा लिया। ये बात है, हमारे तिरुपति बालाजी में लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस है बनिस्पत के आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तुलना में इनकम टैक्स। तो हमारे भारत में तो लोगों की जो मान्यता है ये कि राजा माने सरकार अगर लोगों के मन के हिसाब से चलती है तो लोग कुछ भी देंगे, अपना घर बेचकर देंगे, संपत्ति बेचकर। और अगर राजाओं के मन के अनुसार नहीं चलेगा तो लोग तो कुछ नहीं देंगे उसको। आप कितना भी कोशिश करें, टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जाए, ब्लैक मनी जनरेट होता ही रहेगा। हमने पहले 97% इनकम टैक्स से शुरू किया इस देश में, अभी 30% तक हम आ गए, फिर भी ब्लैक मनी जनरेट होता। लोगों ने ये सोचा था कि 97% का इनकम टैक्स हम कम करेंगे तो शायद ज्यादा लोग टैक्स देना शुरू करेंगे। 30% में आने के बाद भी ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, और जब 97% इनकम टैक्स था तब ब्लैक मनी 5,000 करोड़ का था। अब 30% इनकम टैक्स है, ब्लैक मनी का अमाउंट 30,35 लाख करोड़ पहुंच गया। अभी कुछ तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कह रहे थे कि हमारा जितना जीडीपी है उतना ब्लैक मनी, 55 लाख करोड़ का जीडीपी है और 55 लाख करोड़ का ब्लैक है। तो इतनी बड़ी ब्लैक मनी किसी देश में होना ये इस बात का प्रतीक है कि सिस्टम में फेलियर, सिस्टम में करेक्शन की जरूरत है, और उस सिस्टम को लोगों के अनुसार करेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत की हम अपने मन से करें। पॉलिटिशियंस कोशिश करते हैं, हम जो सोचते हैं वही ठीक है, लोगों का परवाह नहीं होता उनको, तो लोग उनकी परवाह नहीं करते। मैंने सिंपल कैलकुलेशन कर
करके परेशान हो गया कि मुंबई शहर में 8 कोटी रुपए डेली का डोनेशन है, जबकि 8 कोटी रुपए का टैक्स कलेक्शन नहीं है डेली का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब लोगों के मन में कुछ और है, सरकार कुछ और करना चाहती है, और वो झगड़ा सरकार वर्सेस पीपुल है। ऑलवेज कन्फ्रंटेशन, एजिटेशन सरकार और लोगों में है, और उसका कारण बहुत सिंपल है, सरकार अपने तरीके से चलती है, लोग अपने तरीके से चलते हैं। ये है सारी प्रॉब्लम। अब इसको ठीक क्या कर सकते हैं? ठीक करने का एक रास्ता है, या तो लोगों को सरकार जैसा बनाना, या सरकार को लोगों जैसा बनाना। लोगों को मार के पीट के जैसा सरकार चाहे वैसा बनाने की कोशिश अंग्रेजों ने 250 वर्ष की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। पुर्तगालियों ने 450 वर्ष कोशिश की, वो अपने नागरिकों को अपने जैसा बना लें, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। इसका माने लोगों सरकार जैसे नहीं होते, सरकार को लोगों जैसा ही होना पड़ेगा, और रियल डेमोक्रेसी वही होगी। जैसा लोग चाहते हैं, जैसा लोग सोचते हैं, जैसा लोग मानते हैं, सरकार वैसा करे, तब हम कह सकते हैं कि पीपुल्स गवर्नमेंट है, जो लोगों के द्वारा चली जाती है, लोगों के लिए काम। अदरवाइज तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। तो भारत में हमें यही करना है, और मुझे ऐसा लगता है पिछले 63 सालों में हम ये नहीं कर पाए। हमने सरकार को वैसे चलाने की कोशिश की जैसे अंग्रेज चलाते थे। हमने सिंपल बताया, कल का बजट मैंने देखा अखबार में, और देश का भी बजट में देखता हूँ, सरकार का जो बजट है गोवा का या देश का, उसमें अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम। कल गोवा के बजट को मैं देख रहा था, तो एवरेज मैंने निकाला तो 10 to 15% प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, 80 to 85% नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर माने सिस्टम को चलाने का खर्चा, वो लोगों से ज्यादा कैसे हो सकता है? आप अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी का तो मतलब है लोगों पर खर्च ज्यादा होना चाहिए, सिस्टम पे खर्चा कम होना चाहिए। यहाँ तो सिस्टम का खर्चा 85% है, लोगों का खर्चा 15%। ये तो लूट है, ये बजट नहीं है, एक्चुअली लोगों के रिसोर्सेज की लूट है जो सरकार है। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बजट लाया भारत। वो तो बजट को बहुत लाते थे वो, लेकिन 1944 का बजट हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्स उसके हैं। 1924, 1925, 1926, 1927 4 साल के बजट पेपर्स हैं। दिल्ली में मिल गए आर्काइव्स में से, वहां से फोटोकॉपी करके मैंने निकाली। अभी आप हैरान हो जाएंगे, उनका जो बजट की एक्सपेंडिचर है उसमें नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर 90% है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर 10%। ब्रिटिश पीरियड। और अभी हमारा भारत का जो सरकार है उसका भी वही हाल है, 90% नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, 10% प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इसका माने बजट वैसे ही बन रहा है जैसे अंग्रेज बनाया है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर हमने अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं किया, उनका बॉयकॉट किया और उनके साथ नॉन कोऑपरेशन किया, तो हमें तो आज की सरकार के साथ भी नॉन कोऑपरेशन ही करना चाहिए। क्यों सपोर्ट करना चाहिए जब आप बजट इसी तरीके से बना रहे हैं जैसे अंग्रेज बने? तो ये इंटरेस्टिंग बात है, बजट टोटल हमारे देश का इस बार 11 लाख करोड़ का है, 11 लाख करोड़ इसका बजट है। इसमें जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वो टोटल बजट का 2% है, 22,300 करोड़। फार्मर्स को, क्षेत्रीय नागरिकों को विकास के लिए जो खर्च होने वाला पैसा है वो बजट का 2.5% है, करीब 41,000 करोड़। फार्मिंग कम्युनिटी जो देश में 78% पॉपुलेशन को कवर करती है, उसके ऊपर बजट का 2.5% खर्च हो रहा है। हेल्थ
लोगों का सबसे महत्व का विषय है आज के भारत में, उस पर सिर्फ 2% खर्च हो रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लोन लिया है उस लोन के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 30% का खर्च है, लोन का इंटरेस्ट पेमेंट। फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की जो सैलरी है, उनका जो टीए है, उनका जो एचआरए है, उसका खर्चा 14%। तो सैलरी जोड़े और इंटरेस्ट पेमेंट जोड़े तो 50% से ज्यादा खर्चा तो इसी से चलाना पड़ेगा। फिर हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवल फोर्स है, उसका खर्चा है बजट में, वो भी सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। तो पता चला कि 11 लाख कोटी रुपए के बजट में आम आदमी के लिए खर्चा तो बहुत थोड़ा सा है। आम आदमी का अगर खर्चा मैं आपको बताऊं सिंपल कैलकुलेशन करके, तो 11 लाख कोटी के बजट में आम आदमी के लिए खर्चा होने वाला है 1,50,000 कोटी टोटल, 1,50,000 करोड़। 11 लाख कोटी का कुल खर्चा और साधारण लोगों के लिए 1,50,000 कोटी का खर्चा। अब सरकार कहती है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, और आम आदमी के लिए सिर्फ 1.5 लाख कोटी का खर्चा। और 1.5 लाख कोटी के खर्चे को अगर 115 कोटी से डिवाइड करते हैं, 115 कोटी है ना, अब तो 120 कोटी हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो 120 कोटी नागरिकों के ऊपर खर्च होगा 1.5 लाख करोड़। और सिस्टम चलाने वाले 80,000 लोगों का खर्चा है 9.5 लाख करोड़। ये है जो सिस्टम को रन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर और उनके नीचे काम करने वाले सेक्रेटरीज और उसके नीचे काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, इनका खर्चा 9.5 लाख करोड़। और आम आदमी का खर्चा 1.5 लाख। क्या मतलब है इससे? टैक्स किससे ले रहे हो? आम आदमी से। खर्चा किसके होना चाहिए? आम आदमी के। आप खर्चा कर रहे हो खास आदमी के और ले रहे हो आम आदमी से। ये कैसे चलेगा और क्यों चलना चाहिए? ये तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में होता था कि सारा पैसा अंग्रेज लोगों से लूटते थे और अपने ऊपर खर्च करते थे। अब कॉलोनियल पीरियड ही आज भी चलेगा कि लोगों से पैसा लेके अपने ऊपर खर्च करना। तो मुझे तो लगता है कि ऐसी गवर्नमेंट को तो ऐसे ही देखना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों को देखा था हमने ऐसे। जैसे अंग्रेजों को मार के भगाया हमने इस देश में से, वैसे ही आज की गवर्नमेंट को मार के भगाना पड़ेगा। आज की गवर्नमेंट माने आज के पॉलिटिशियंस जो लोगों के दुख दर्द को समझते ही पैसे लेते जाते वापस उनको खर्च करने के लिए। अब मैंने इस बजट में कैलकुलेट किया था, आम आदमी ने टैक्स के रूप में सरकार को 8,460 रुपए दिए टैक्स के रूप सरकार को, और बदले में सरकार ने आम आदमी को 23 रुपए दिए। आज 8,460 रुपए सरकार ने हमसे लिए टैक्स के रूप में और हमने बदले में 23 रुपए दिए। इसका मतलब क्या है? ये देश आम आदमी के लिए नहीं चल रहा है, ये देश को सरकारों के लिए चल रहा है। सरकारें जिंदा रहे, सरकार के मंत्री जिंदा रहे, प्रधानमंत्री जिंदा रहे, उनको लूट खसोट करने वाले जो उनके कर्मचारी हैं वो जिंदा रहे, उसके लिए देश चल रहा है। तब मुझे दिल्ली में ये कहना पड़ा था, कुछ पत्रकारों ने आप एक लाइन में बजट को एनालाइज करिए, तो मैंने कहा आम आदमी के साथ कांग्रेस का हाथ इसको बदलना चाहिए। आम आदमी के साथ कांग्रेस का हथौड़ा ये होना चाहिए। सिर्फ हथौड़ा मांग रहे हैं लोगों और बोल रहे हैं आम आदमी का हाथ लोगों के साथ। मूर्ख बनाने का काम इस देश में सारे के सारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ये जो आप कहते हैं चालाकी करते हैं, ये चालाकी को अपने ही लोगों से करते हैं और उनको शर्म नहीं आती चालाकी करने में कि ये हमारे टैक्स दे रहे हैं, इनके साथ तो चालाकी करते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा होगा, मेरा पिता मेरे साथ चालाकी करे घर,
सरकार का माने होता है पिता, राजा का माने होता है पिता, प्रजा का माने पुत्र। हमारे भारत में पिता और पुत्र के संबंध है सरकार और नागरिकों के। अब मेरा पिता रोज मेरे साथ चालाकी करे, जिस घर में मैं और पिता दोनों साथ में रहते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती? चालाकी अगर बाहर वालों से हम करें तो समझ में आता है, हम चालाकी अपने लोगों से। और ये चालाकियां पता है क्या होती है? एक इस बार के बजट में मैंने देखा, केंद्र सरकार ने एक अमाउंट उसमें डिक्लेयर किया है कि राज्यों के लिए हम मदद करेंगे बजट से। तो 84,000 करोड़ का कुछ सम है इसमें कि 84,000 राज्य सरकारों को मदद की जाएगी। मैंने वित्त मंत्री जी को पूछा, प्रणब मुखर्जी, कि ये जो 84,000 करोड़ का राज्यों को मदद कर रहे हैं, ये कैसे, कहां से, क्या है? तो उनका जो राज्य सरकारों के लिए पहले से योजनाएं चल रही है, ये सब वो पैसा मैंने कहा क्यों चालाकी करने की कैसे? कुछ योजनाएं चला रखी है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए, उसी को दिखा दिया 84,000 करोड़ ये। मुझे लगा कि कहीं और से 84,000 करोड़ लाके राज्यों को देने वाले हैं, बहुत खुशी हुई, चलो इतना पैसा तो ज्यादा मिलेगा। वो पता चला पहले से कुछ योजनाएं चल रही हैं, उनका एडजस्टमेंट कर दिया है 84,000। ऐसी चालाकी से देश चलेगा? ये चालाकी नहीं है, धूर्तता। धूर्तता, चालाकी तो कुछ हल्का शब्द है, धूर्तता तो उससे भी बड़ा। अब जब ये धूर्तता केंद्र के स्तर पर होगी तो राजनीति करेंगे वही धूर्तता, उनको तो रास्ता मिल गया। अगर केंद्र सरकार से करती है, राज्य सरकार से, हमारे नेताओं को बिल्कुल इस बात में शर्म नहीं आ रही है कि इनका डीए, इनका एचआरए, इनकी सैलरी गरीब आदमी से कई गुनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। 1962 में जब पार्लियामेंट बना, उस समय जो सैलरीज थी, जो डीए था, जो एचआरए था, आज 1000 टाइम्स जास्ती है, 1000 टाइम्स। अगर भारत का आम आदमी पिछले 63 साल में 1000 टाइम्स जास्ती अमीर हो गया होता तो इसको हम स्वीकार कर लेते, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी इनकम की 1000 टाइम्स बढ़ गई साधारण आदमी की। लेकिन साधारण आदमी की इनकम एक दिन की 20 रुपए 84 कोटि लोगों का, और कुछ 80,000 लोग जो सरकार चला रहे हैं निकल, उनका करोड़ों हजारों लोग, उनका डीए बढ़ा है, उनका एचआरए बढ़ा है, शर्मी में आए, पार्लियामेंट में जब चाहे बिल पास कर ले, कोई उसको अपोज ना करे, सब उसके सपोर्ट में खड़े हो जाए। इससे एक ही बात प्रूव होती है कि पॉलिटिशियंस अपने लिए जिंदा है, लोगों के लिए, वरना अपोज होना चाहिए था कि 52 में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री होकर अपना खर्च चला सकते थे उतनी सैलरी में, तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह क्यों नहीं चला सकते? जब आपको कार की मिली हुई है, डीजल पेट्रोल फ्री है, हवाई जहाज की यात्राएं फ्री है, आपको घर की बिजली फ्री है, घर का पानी फ्री है आपको, और आपके स्टाफ पर लगने वाला सारा खर्चा पार्लियामेंट उठा रहा है, सब कुछ आपको फ्री में दे रखा है। खाना खाओ पार्लियामेंट की कैंटीन में जाके, तो 10 रुपए में इतना अच्छा खाना पूरे देश में कहीं नहीं मिलता जो पार्लियामेंट में मिलता है। बासमती चावल का प्लेट 10 रुपए में मिल जाता है पार्लियामेंट कैंटीन में, बाहर खाए तो 80-90 रुपए लगते हैं। इतना सस्ता खाना, फ्री की सारी यात्रा है, फ्री का डीजल, फ्री का पेट्रोल, सारा खर्चा चिकित्सा का पूरा फ्री है। जब सब चीजें फ्री है तो सैलरी क्यों बढ़ा रहे हैं, डीए क्यों बढ़ा रहे, डीए क्यों बढ़ा रहे, एचआरए क्यों बढ़ा रहे, और वो भी लिमिट में ना बढ़ा के अनलिमिटेड बढ़ा रहे। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए। इस बार के बजट में से मैंने कैलकुलेट किया, राष्ट्रपति महोदय का एक दिन का खर्चा 8,40,000 रुपए है, एक दिन का खर्चा, और भारत देश के 84 कोटि लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए। राष्ट्रपति का एक दिन का खर्चा 8,40,000, प्रधानमंत्री का एक दिन का खर्चा 7,500,000, प्रधानमंत्री के मंत्रियों का एक दिन का खर्चा 5-5.5 लाख रुपए।
ये क्यों हो रहा है इस देश में? हाँ, पहले यार जब बात चल रही है तो बात नहीं करनी